विशेष तौर पर बात करने के लिए बैठे हैं, वो है डॉक्टर सर जगदीश चंद्र बसु। सर की ना उपाधि मिली थी, और जो आपने टाइटल देखा होगा 30 नवंबर और 58 और 23 नवंबर 37, आप लोग समझ सकते हो कि जो शुरू में होता है वो जन्मदिन, और जो 23 नवंबर है वो उनकी पुण्यतिथि, यानी आज वास्तव में उनकी पुण्यतिथि है। जगदीश चंद्र बसु पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य। मैं बहुत सिंपल हिंदी में बताऊंगा क्योंकि साइंस वाले बच्चों को तो इनके बारे में पता है, लेकिन हमारे कॉमर्स वाले बच्चे या कोई और आर्ट्स वाले हैं उनको जानकारी इसकी नहीं हो। जो बायोलॉजी है यानी वनस्पति विज्ञान, जो हम पेड़ पौधों और इनके बारे में जो हम पढ़ाई करते हैं, उन्होंने इसकी बहुत सारी खोजें। आपको आश्चर्य होगा, भारत के पहले वैज्ञानिक शोधकर्ता थे। पहले वैज्ञानिक नहीं कहा है मैंने, कुछ शब्दों पर ध्यान देना। वैज्ञानिक तो हमारे यहाँ ऋषि महर्षि हुए हैं, बहुत बड़े बड़े हुए हैं, लेकिन शोधकर्ता जिनको की डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो पीएचडी करते हैं ना, जैसे वो शोध करते हैं, ऐसे शोधकर्ता वाले वैज्ञानिक पहले वैज्ञानिक। और यही वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने अमेरिका से पेटेंट कराया अपने आप को। देखो कितनी बड़ी बात है, अमेरिका से पेटेंट करा लेना ये कम बात नहीं थी। पहला पेटेंट हुआ था हमारा, वो हमारे जगदीश चंद्र बसु के कारण ही। और जो ये रेडियो विज्ञान, रेडियो का शब्द आता है ना, तो आप लोगों को कई बार गलतफहमी हो सकती है। रेडियो यानी जो वो घरों में रेडियो चलता था, वो रेडियो नहीं है। रेडियो यानी वेव्स, रेडियो यानी तरंगे, रेडियो यानी सारा इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें। तो रेडियो विज्ञान का इनको फादर माना जाता है, पिता माना जाता है, यानी इन्होंने शुरुआत की थी ऐसा माना जाता है, जो सही जांच हुई। इसके अलावा वो साइंस पर बहुत सारी कथा कहानियां लिखा करते थे, और इसलिए चूंकि इनका जन्म बंगाल में हुआ था, तो पश्चिम बंगाल में यानी बंगाल में इन्हें विज्ञान कथा साहित्य, ध्यान करो, आमतौर पर हिंदी कथा साहित्य तो बहुत सारे सुने होंगे, हिंदी की कथाएं होती है, हिंदी का साहित्य होता है, लेकिन साइंस में जो कथा साहित्य है उसके भी जनक, जनक यानी पिता, फादर, इन्हीं को माना जाता। पर दुर्भाग्य बस समझ लो, राजनीति बस समझ लो, जो भी आप समझो, उसके कारण से इनको इनके काम का कभी भी नोबेल पुरस्कार नहीं था। भारत के पहले जो आधुनिक वैज्ञानिक, आधुनिक, मैं शब्दों पर विशेष ध्यान देना बेटा, मैं जो बता रहा हूं, वैज्ञानिक तो ऋषि महर्षि हुए हैं, फिर से रिपीट करता हूं, आधुनिक वैज्ञानिक जिनको कहा जाता है वो जगदीश चंद्र बसु हैं, जिनका की जन्म 30 नवंबर 1858 को हुआ था, और उनकी जो पुण्यतिथि यानी उनका जो स्वर्गवास हुआ वो आज के दिन यानी 23 नवंबर 1937 को हुआ। यानी एक ही सप्ताह में जन्मदिन भी और पुण्यतिथि दोनों ही इनके आते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा हम बैकग्राउंड पे चलते हैं। तो 11 वर्ष की आयु तक इन्होंने गांव में एक जो विद्यालय होता है वहीं पर पढ़ाई करी। इनके पिता बड़े कलेक्टर थे, लेकिन चाहते तो अपने बच्चे को बड़े स्कूल में पढ़ा सकते थे, लेकिन वो जमीन से जुड़े थे, भारतीय संस्कृति से जुड़े थे। उनका जो अपना मानना था कि अंग्रेजी सीखने से पहले मातृभाषा अच्छे से आ जानी चाहिए। ध्यान करो, जो आजकल ट्रेड चल रहा है, पैटर्न चल रहा है कि शुरुआत से ही इंग्लिश मीडियम में डाल देना, या जी मुझे तो इंग्लिश मीडियम ही पढ़ना है क्योंकि मुझे तो वरना आगे दिक्कत आएगी। ऐसा नहीं है। अगर बचपन से ही शुरुआत में यानी प्रारंभिक एजुकेशन अगर मातृभाषा में हो जाए तो उन बच्चों को हर विषय पढ़ने समझने में आसानी होती है, क्योंकि ब्रेन डेवलप हो चुका। 22 वर्ष की आयु में ये जो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए। संपन्न परिवार था, लेकिन वहां उनकी तबीयत खराब हो गई।
इसके कारण से वो सन 1885 में वो वापस अपने भारत आ गए। ध्यान करो, बात कौन से सन की चल रही है? 1885। अंग्रेजों का राज्य, हमारे देश पर अंग्रेजी शासन है। तब इन्होंने उस समय प्रेसिडेंसी महाविद्यालय में, जो कॉलेज है, उसमें फिजिक्स के प्रोफेसर के तौर पर काम करना शुरू किया। मैंने अंग्रेज शब्द इसलिए लिया कि जब उन्होंने प्रोफेसर पोस्ट पर काम करना शुरू किया तो हमारे जो एक तो भारतीय प्रोफेसर होते थे और एक अंग्रेज प्रोफेसर होते थे। भारतीय प्रोफेसरों को 1/3 तनख्वाह देते, 1/3 तनख्वाह देते थे। जगदीश चंद्र बसु ने कहा, बोले तो गलत है, जब बराबर का काम कर रहे तो बराबर की तनख्वाह चाहिए। बहुत लंबा विरोध चला और इतना लंबा चला, आज शायद आप और हम शायद उतना विरोध ना झेल पाए। 3 साल जो संपन्न परिवार था, सब कुछ था, आपको आश्चर्य होगा, सब बिक गया। यहां तक कि अपनी पुश्तैनी जमीन बिक गई और इन्हें किसी दूर गांव में अलग से लेना पड़ा, वहां रहना पड़ा। लेकिन अपनी बात पर अड़े रहे। फायदा ये हुआ कि 4 साल के बाद उनकी जीत हुई और पूरा वेतन मिला। इन्होंने बेतार के संकेत भेजने में असाधारण प्रगति की। बेतार का मतलब है वाईफाई, जिसमें तार की जरूरत नहीं होती, उसे वाईफाई कहते हैं ना। तो वाईफाई से कोई भी मैसेज भेजने में, तो सबसे पहले रेडियो संदेशों को पकड़ने के लिए एक सेमीकंडक्टर होते हैं, साइंस वाले बच्चे जो बैठे होंगे तो वो जानते हैं, सेमीकंडक्टर, उनका प्रयोग करना शुरू कर। लेकिन देखो एक और महानता हमारे इनकी कितनी बड़ी महानता है। इन्होंने कहा, जैसे आमतौर पर क्या होता है, कोई कुछ काम कर रहा होता है ना, तो वो चाहता है कि उसके बदले में पैसा मिले, पेटेंट करा लिया जाए। लेकिन अपनी खोजों पे, जितनी भी इन्होंने खोज की, उन्होंने कहा मुझे प्रोफेशनल प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे इनसे कमर्शियल प्रॉफिट नहीं चाहिए, मैंने तो ये आम जनता के लिए किया है, आम लोगों के लिए किया है। और इन्होंने उनको सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया, सब लोगों के लिए, ताकि और भी कोई उस पर शोध करना चाहे, पीएचडी करना चाहे तो कर सके। वो ये पेटेंट कराने की प्रोसेस पर बहुत ज्यादा विरोध करते थे कि पेटेंट नहीं होना चाहिए। एक नोबेल पुरस्कार बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि जगदीश चंद्र बोस तो अपने समय से 60 साल आगे की सोच रखते हैं, आगे की 60 साल आगे। बोस के द्वारा कितने सारे आविष्कार इस वेवलेंथ के ऊपर, जो रेडियो तरंगें होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें, इन पर कई तरह के सफलतापूर्वक प्रयोग किए गए। और आपको आश्चर्य होगा, उनके इस तकनीक अभी पिछले कुछ वर्षों में ही दुनिया भर में अलग अलग क्षेत्रों में आज प्रयोग की जा रही हैं, जो जगदीश चंद्र बसु ने तब लिख दी थी, तब कर दिया था उनका। और आपको एक और जानकर खुशी भी होगी और थोड़ा अफसोस भी होगा। कुछ समय पहले ही यह साबित हो गया कि आपने सुना है ना, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने। तो मार्कोनी के वायरलेस और बेतार रिसीवर का आविष्कार जगदीश चंद्र बसु ने पहले ही कर लिया था। मार्कोनी के प्रदर्शन से पहले 1885 में बोस ने रेडियो तरंगों के द्वारा इसका प्रत्यक्ष प्रदर्शन भी करके बता दिया था। और इस प्रदर्शन के द्वारा जगदीश चंद्र बसु ने बिल्कुल एक सामूहिक कार्यक्रम किया था, जिसमें दूर से घंटी बजा करके एक बारूद में विस्फोट करवा दिया था रेडियो तरंगों के द्वारा। रेडियो के आविष्कार का श्रेय जो आज जी मार्कोनी को दिया जाता है, मार्कोनी की इस खोज के लिए आपको पता होगा कि उसको नोबेल पुरस्कार मिला था फिजिक्स में। हमेशा कहा जाता रहा कि रेडियो की खोज तो मार्कोनी ने की, लेकिन उसके बाद आपको एक और आश्चर्य वाली बात होगी कि जब मार्कोनी को मिला भी था तब बहुत विरोध हुआ था और ये कहा था कि नहीं जी, ये खोज तो बोस पहले ही कर चुका है। लेकिन चूंकि ब्रिटिश उपनिवेश का नागरिक, ब्रिटिश उपनिवेश उसे कहते हैं जहां अंग्रेज अपना राज्य चला रहे होते हैं,
तो ब्रिटिश उपनिवेश का नागरिक होने के कारण इनको ये श्रेय नहीं था। 1899 में बोस ने एक मर्क्यूरी कोहेनन विद टेलीफोन डिटेक्टर की तकनीक और काम करने के तरीके पर एक रॉयल सोसाइटी है उसमें पब्लिश करा दिया था। कब? 1899 में, ध्यान करना। लेकिन इसे बुरी किस्मती कहो या आप जो उनके बायोग्राफी में लिखा हुआ है वहां तो बुरी किस्मत लिखा हुआ है, सच्चाई तो आप और हम अंदर की सब जानते हैं कि इतनी कीमती डायरियां खोई नहीं जाती, खोती नहीं है, लेकिन उनकी डायरी खो गई। किसी ने क्या किया मैं उस पर नहीं कहूंगा, लेकिन डायरी खो गई जिसमें इनके आविष्कार की पूरी डिटेल थी सन 1899 में, ध्यान करना। और उसके कुछ समय बाद ही मार्कोनी ने बोस के आविष्कार के व्यावसायिक फायदों को समझ लिया और इस खोज को पेटेंट करा लिया, और पेटेंट कराने पर उन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता। मगर बोस को यह श्रेय नहीं मिला। रॉयल सोसाइटी जानती थी कि ये बोस के आविष्कार हैं, मगर वहां आंतरिक राजनीति के चलते एक भारतीय प्रोफेसर के हक में कोई भी खड़ा नहीं, क्योंकि हम गुलाम थे। इसके साथ ही हिंदुस्तान की एक वैज्ञानिक विरासत हमारे हाथ से निकल गई। लेकिन उन्हें इस चीज का कोई अफसोस नहीं है। उनका एक बड़ा योगदान, जिसमें बाद में कई लोगों ने समझदारी दिखाते हुए और उन्हें समझा दिया था, उन्होंने क्या बताया कि पौधे संवेदनशील हो, दर्द महसूस कर सकते हैं, स्नेह महसूस कर सकते हैं। यानी पौधे भी प्यार करो तो अलग उनका वो रहता है, और अगर उन्हें चोट पहुंचाओ, तोड़ो, कुछ भी उनके साथ नुकसान करो, यहां तक कि ऐसा ऐसा प्रैक्टिकल किया गया है कि अगर आप एक पेड़ को लगातार गाली दे रहे हो, उटपटांग बोल रहे हो, और दूसरे पेड़ को प्यार कर रहे हो, गाना सुना रहे हो, तो जिसको गाली दे रहे हो वो पेड़ कुछ समय बाद मुरझा गया, और जिसको आप प्यार कर रहे हो वो पेड़ कुछ समय बाद और अच्छा हरा भरा हो। आपको शायद ये मजाक लगेगा, लेकिन उन्होंने एक यंत्र विकसित किया जिसको कहते हैं क्रिस्कोग्राफ। क्रिस्कोग्राफ। और इसमें क्या है, जो पेड़ पौधे में उत्तेजनाएं होती हैं उसका उसमें पूरा आ जाता है, वो फीलिंग कर लेता है वो। सर उत्तेजना और उन्होंने ये बाद में सिद्ध किया, क्या सिद्ध किया, कि वनस्पतियों और पशुओं के ऊतकों में बहुत कुछ समानता है। यानी पेड़ पौधों में और पशुओं में बहुत कुछ समानता है। पौधे भी हमारी तरह दर्द का एहसास होता है। अगर पौधों को काटा जाए, जहर डाल दिया जाए, या उन्हें कोई भी तकलीफ पहुंचाई जाए, तो वो मर भी सकते हैं। ध्यान करो, शब्द ले रहा हूं, पौधे मर सकते हैं, ये उन्हीं के शब्द हैं। और एक बहुत प्रैक्टिकल घटना जो उनके जीवन में आती है कि उन्होंने क्या किया, जब कई सारे लोगों ने कहा कि भाई ये तो गजब जांच है, इसको तो आप पेटेंट कराना चाहिए, तो इसके लिए अमेरिका की संस्था के सामने इसका प्रदर्शन होना था, जहां पूरे विश्व भर के बड़े से बड़े वैज्ञानिक बैठे हुए। अब वहां पर इसका सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन होना था कि पेड़ पौधों में भी कोई जान होती है, जैसे अभी आप भी सोच सकते हो कि पेड़ पौधों में भी कोई जान है। तो जब उसका प्रदर्शन वो कर रहे थे, तो क्या पोटेशियम साइनाइड, आप सबने शायद सुना ही होगा नाम, मैंने भी सिर्फ सुना है कि उसका टेस्ट बताने वाला जीवित नहीं था। इतना खतरनाक जहर होता है। उस जहर को पानी में घोला गया, और पानी में घोल करके, और ये क्यों घोला गया कि एक छोटा सा पौधा रखा गया, उस पौधे पर उस पानी में से इंजेक्शन से थोड़ा सा पानी लेना था और उस पौधे में लगाना था। तो बड़ी सावधानी से उस पानी, जो पोटेशियम साइनाइड से मिक्स पानी रखा है, उसमें से इंजेक्शन भरा और उस पौधे को लगा दिया। बहुत सारे वैज्ञानिक बैठे, तुरंत असर होना चाहिए था, घंटे भर में, आधा घंटे में, 2-3 घंटे गुजर गए और कुछ नहीं। अब उनको तो मौका मिल गया, बाकी वैज्ञानिकों को, उन्होंने फिर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। बोला जी हम तो पहले ही जानते थे कुछ नहीं होने वाला। आपको आश्चर्य होगा और शायद खुशी भी हो और गर्व महसूस करो ऐसे वैज्ञानिक पर। उसने कहा कि मुझे मेरी जो खोज है
इस पर पूरा विश्वास है, अगर पेड़ पौधे को कुछ नहीं हुआ है तो मुझे भी कुछ नहीं होगा। उन्होंने बिना सेकंड गवाए वो पानी से भरी हुई शीशी, कहते हैं, अब दो प्रश्न आते हैं, कोई कहता है पी लिया, किसी ने कहा कि उसको बीच में रोक दिया गया, लेकिन दोनों बातें हैं। उन्होंने तुरंत वो पूरा पानी पी गए। बोले जब पेड़ को कुछ नहीं हुआ तो मुझे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे मेरे शोध पर पूरा विश्वास है। आपको बहुत आश्चर्य होगा, जिस वैज्ञानिक ने वो चालाकी की थी वो पैरों में आ गिरा मंच पर ही, बोला जी माफ कर दो, असलियत में इसमें जहर मिलाया ही, सिर्फ आपको फ्लॉप करने के कारण, क्योंकि आप इंडियन हो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भारतीय को ये वो मिले, इस बेस पर हम लेना चाहते थे। इतनी बड़ी साजिश उनके खिलाफ रची। बाद में जब पता लगा असली जहर आया गया, सफल परीक्षण होना ही था, इतना पूर्ण विश्वास उनके अंदर, आप अंदाजा लगा सकते। एक छोटे से गांव में शिक्षा प्राप्त करने वाले जगदीश चंद्र बसु के कारण हम सब जो अपने आप को यूं कहते हैं ना कि हम शाकाहारी हैं, क्या सच में शाकाहारी हैं क्या? अरे भैया, अगर पेड़ पौधों में जीवन है, पेड़ पौधे सजीव हैं, बचपन से पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे, पेड़ पौधे सजीव हैं, तो जब पेड़ पौधे सजीव हैं, ये हमने जगदीश चंद्र बसु के बाद ही पढ़ना शुरू किया था, तो चाहे किसी को मार करके खाएं या पेड़ पौधों को खाएं, मांसाहारी, यानी मांसाहारी ना सही, पर कम से कम नॉन वेजिटेरियन तो हम नहीं कह सकते आपको। खैर, ये एक अलग विषय था। पर एक छोटे से गांव में शिक्षा प्राप्त करके किस प्रकार जगदीश चंद्र ने अपने आविष्कारों से पूरी दुनिया को परिचित कराया। जगदीश चंद्र बसु की लिखित बहुत सारी कथाएं हैं वैज्ञानिक, जो आज भी इन वैज्ञानिकों को प्रेरित करती रहती। मुझे लग रहा है आप सभी ने इसको कितना और क्या समझा वो आप जाने। मुझे तो बहुत अपीलिंग था इनके बारे में सुनना, पढ़ना, जानना। जो मुझे जितना मुझे पता था उसका सारांश, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक सारांश में मैंने आपको बताया। आप में से कोई कुछ बच्चा इसमें कुछ जोड़ना चाहे या कुछ बताना चाहे तो बोल सकता है। जी बेटा, अपना वीडियो ऑन कर सकते हो आप लोग, जो कर सकते हैं। जी सर अच्छा, तो हाँ, आपने हमारे बीच में तो पर्णा मैम भी मुझे दिख रही हैं। जी पर्णा मैम नमस्कार। हाँ बेटा, वीडियो ऑन कर सकते हो। हेलो, कुछ कहना चाहेगा कोई बच्चा? यस सर, प्रणाम सर। हाँ धनंजय, बोलो बेटा। सर आपने जो भी कहा बहुत अच्छा था, इसके आगे तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता, आपने इतना अच्छा बताया आज को। और बात ये थी कि सर कोई छोटे घर से नहीं होता, कोई बड़े घर से नहीं होता। दिमाग होता है वो छोटा होता है, जिसका दिमाग होता है वो बड़ा होता है। जिसकी सोच बड़ी उसके काम बड़े, जिसकी सोच छोटी उसके काम छोटे। सर आज कई जगह ऐसी बातें होती है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो क्या बातें होंगी, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो क्या बातें होंगी। तो जान करके आपको आश्चर्य होगा कि 90% IPS जो बनता है गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े होते हैं। यहाँ तक कि कई कई ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के इतने तेज दिमाग वाले हो जाते हैं कि बड़े बड़े जगह बिजनेस खोल देते हैं। वैसे जगदीश चंद्र बसु भी थे, छोटे गांव में पैदा हुए, बड़ी सोच वाले। तो उगते सूरज के साथ उनका दिमाग चलता था और ढलते सूरज के साथ वो और बढ़ते थे, रात रात पढ़ते थे। बोटैनी में इतने आगे बढ़े कि आज हमें गर्व होता है कि हम उस देश में रहने वाले जहाँ जगदीश चंद्र बोस जन्मे थे। बस सर इतना ही बोलना था, आपने इतना अच्छा बताया, इसके आगे कुछ बोला ही नहीं जा सकता। थैंक यू सर, प्रणाम सर। जी जी जी, बहुत कहना नहीं है तो ठीक है, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी और महापुरुष के समय पर, किसी और महापुरुष के जीवन या पुण्यतिथि पर।